वेलकम स्टूडेंट्स। अभी जो है हम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए प्रैक्टिस सेट 2.6 जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, उसका जो है फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। ओके, नाउ प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्रगति से 2 ईयर एगो एंड 3 ईयर हेंस इज 84। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मैं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं ना, उसके दो पार्ट, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, उसमें हमने दो कंडीशन देखी थी, है ना। फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट कंडीशन बताता था, सेकंड पार्ट जो है सेकंड कंडीशन बताता। वैसे यहाँ पे भी दो पार्ट्स मिलेंगे आपको, बट कंडीशन एक ही रहेगी। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको बताएगा कि कंसीडर किसे एक्स करना है। ओके, मतलब किस की वैल्यू को एक्स करना है। मेजॉरिटीली जब क्वेश्चन आप देखोगे तो इस टाइप के ही होंगे। ओके, और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपकी कंडीशन दी रही होंगी, तो आपको बस उस हिसाब से स्टार्ट और उसको सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 ईयर एगो एंड 3 ईयर हेंस इज 84। मतलब प्रगति की जो भी एज होगी, तो मैं सबसे पहले तो कंसिडर कर लेता हूँ कि लेट द एज ऑफ प्रगति प्रगति भी एक्स ईएस, प्रगति की एक्स ईएस की समझो एज है। उसके बाद क्या कहा है वहाँ पे कि 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले की उसकी एज। ठीक है, 2 ईयर्स एगो प्रगति से एज क्या हो सकती है, 2 साल पहले। अगर वो प्रगति 10 साल की है तो 2 साल पहले ऑब्वियसली कितने साल की होगी, वो 8 साल की। तो हमने क्या किया 10 - 2, तो यहाँ पे उसकी अगर एज x है तो 2 साल पहले क्या हो जाएगी, x - 2 ईयर्स होगी, राइट। नाउ 2 साल पहले की एंड 3 ईयर्स हेंस मतलब 3 साल बाद की एज, 3 ईयर्स हेंस मतलब 3 साल बाद की एज। तो अभी अगर x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 3 ईयर्स की। ओके, नाउ बाय गिवन कंडीशन दी गई कंडीशन के हिसाब से क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति से एज, मतलब 2 साल पहले की और 3 साल बाद की जो एज है प्रगति की, उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है इज, वो क्या दिया है आपको 84। नाउ अभी हम देखिए ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x को जो है वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ये जो 2 है वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, डैट x मल्टीप्लाई बाय x + 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय x + 3 इज इक्वल्स टू 84। अब देखिए x फिर से अंदर जाएगा तो x² होगा और प्लस x × 3x, माइनस जब अंदर जाता है, ध्यान में रखना जब भी माइनस अंदर जाता है वो ब्रैकेट के अंदर के साइन को चेंज करता है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय x -2x माइनस प्लस -3 × 6 इज इक्वल्स टू 84। ना देखिए +84 इधर लेके आता हो तो -84 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x² + x -6 -84 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आएगा लास्ट x² + x -6 -84 विल बी -90 इज इक्वल्स टू 0। अभी हमें इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो हम इजी से इजी फॉर्मूला मेथड सॉल्व करेंगे। अगर बहुत ही बड़े नंबर्स है तो उसे हम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे, और बहुत ही बड़े नंबर्स है तो उसे हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आई थॉट ईजीली आपको इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको देखिए सम जो है वो चाहिए होती है 1, सम चाहिए आपको 1 और प्रोडक्ट आपको चाहिए -90। तो आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी सम 1 है और प्रोडक्ट है 90। तो आप अगर क्लियरली देख पा रहे होंगे तो 9 10 का होता है 90, और अगर 9 में से 10 गया तो बचता है 1। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, x² -9x + 10x -90, थोड़ा इरेज कर लेता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ से फर्स्ट कॉमन निकलेगा, देन यहाँ से कॉमन निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा x, तो ब्रैकेट के अंदर बचा x - 9
यहाँ से कॉमन निकला 10, तो भी ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 9, और एज ऑलवेज आपको पता है कि ये ब्रैकेट्स हमेशा क्या होते हैं, सेम। तो x माइनस 9 एक ब्रैकेट में होगा और x प्लस 10 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। सो एक बार हम लिखेंगे x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू होगी एक बार 9 और x की वैल्यू होगी एक बार -10, कुछ इस तरीके से। तो ऑब्वियसली किसी की भी एज माइनस में, नेगेटिव में नहीं रह सकती, तो -10 आपका नहीं होगा। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, देयरफॉर प्रगति जो एज है, देयरफॉर द एज ऑफ प्रगति, द एज ऑफ प्रगति बी 9 ईयर्स। तो प्रगति कितने साल की है आपकी, 9 ईयर्स की होगी। ओके, नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। इनकेस अगर आपके बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है तो वहाँ पे 2 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, वो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। इज 244 देन फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले तो एक्स किसे कंसिडर करना, देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोले। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, जो लगातार आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, और वो भी कौन से है, इवन नंबर्स है। तो अगर पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर मेरा x है, ठीक है, मैं कंसिडर करता हूँ कि लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स बी। तो समझो पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर चाहिए। देखिए इवन आपके जगह इवन नेचुरल नंबर चाहिए। इवन नंबर्स कौन से होंगे, पहला 2 होगा, तो 2 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद आता है 6। तो यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस है ना, मतलब 2 हम ऐड कर रहे हैं हर नंबर में। तो अगर पहला इवन है, तो अगर सेकंड नंबर मुझे कॉन्जिक्यूटिव चाहिए तो क्या होगा, वो x प्लस 2, कुछ इस तरीके से रिस्पेक्टिवली। नाउ बाय गिवन कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है कि लेट दी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बी x एंड x प्लस 2 रिस्पेक्टिवली। और वहाँ पे बोला है कि दी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, मतलब इनके स्क्वायर की सम है ना, मतलब x है तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स की जो सम है वो आपको दी गई है वहाँ पे, जो कि है 244। ठीक है, देखिए कंडीशंस ध्यान से सॉल्व करनी है आपको। यहाँ से आपको कंडीशन जो है ना अपने मन से भी लानी पड़ेगी, मतलब अपने मन से कंसिडर करनी पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ आपको गिवन डेटा दिया रहेगा, उस डेटा से आपको कंडीशन बनानी होगी। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जो मैं एक्सपांड करूँगा ऐसे, तो इसे एक्सपांड करने के लिए ये फॉर्मूले को मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमेशा वो फॉर्मूला टपकता है, मतलब टपकता है। तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप सभी को ये फॉर्मूला लर्न है, नहीं है तो कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कभी भी निकल जाएगा आपका, पता तक नहीं चलेगा अरे यार ये आ गया वैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूले का a मतलब x, तो 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4x, और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 244। अब इस 244 को मैं इधर लेके आता हूँ, यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व अगर करो तो इस सब को जो है ना वो 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब सभी टर्म्स को होना चाहिए। एक भी टर्म अगर छूट रही है डिवीजन में तो वो आप डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो सबको 2 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अभी इसका मुझे करना है फैक्टराइजेशन। तो देखिए सम मुझे चाहिए फैक्टराइजेशन में 2, और जो प्रोडक्ट है वो मेरा आना चाहिए माइनस 120। अब ऐसे कौन से 2 नंबर्स है, क्लियरली आपको दिखे गए होंगे, दैट 12 10 और माइनस 10 जो है वो लगेगा, बिकॉज जो सम है उसका साइन प्लस है, तो ग्रेटर नंबर का साइन भी क्या होना चाहिए, प्लस। राइट, नाउ देखिए इसका अगर कोएफिशिएंट 1 है ना, आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो, मतलब आपको जैसा फर्स्ट एग्जांपल में फैक्टराइज किया पूरा, वैसा नहीं भी किया तो भी चलेगा। अभी देखिए डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं इसके अपोजिट साइन का, मतलब अपोजिट साइन कर लो इसका और x के बराबर में आंसर लिख लो। तो अगर कोएफिशिएंट 1 है तो ही ये कर सकते हो, एल्स नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू एक बार माइनस 12, देखिए प्लस 12 था तो माइनस 12 लिखा, और x इज इक्वल टू क्या आएगा नेक्स्ट टाइम
10, राइट। तो x इज इक्वल्स टू -10 है तो यहाँ पे क्या आएगा +10। देखिए क्या कहा है अभी यहाँ पे, लेट दी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, ओके। इस नेचुरल नंबर पे ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर का है। और अगर आप यहाँ देखो तो ये जो 12 है आपका, ये माइनस में तो ये नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। देयरफॉर जो फर्स्ट नंबर होगा वो 10 होगा, तो ऑब्वियसली पहला 10 है तो दूसरा क्या होगा 12, है ना। 10 के बाद 12 ही आता है ना। देयरफॉर द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन natural numbers be 10 and 12 respectively, ठीक है। 10 and 12 क्या होगी उसके टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स होंगे, करेक्ट। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यही जो है ना क्वेश्चन आपको एक्टिविटी बेस्ड दिया है, ओके। देख पा रहे होंगे आप। सो इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज टी, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज कितनी है वहाँ पे 150 आपको दी गई है। देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रोज, जो रोज में ट्री है इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम। देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको किसे एक्स कंसिडर करना है वो दिया गया है। अभी रही बात किसे एक्स कंसिडर करना है, तो देखिए अगर आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे, द नंबर ऑफ रो आपको दिया हुआ है ना। नंबर ऑफ रो क्या है, कॉलम से 5 ज़्यादा है, तो हम किसको एक्स कंसिडर करेंगे, कॉलम को, राइट। देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। तो उस फ्लो चार्ट को ऑब्जर्व करते हुए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी एक्स कंसिडर कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी एक्स, समझो कॉलम में एक्स ट्रीज है, और रोज क्या होगी फिर वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज इन रो एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन रो। तो रो में जो है कॉलम से कितने ट्रीज ज़्यादा है, 5 रोज ज़्यादा है ना। वहीं पे दिया है, देखिए ना, नंबर ऑफ रोज इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम, मतलब कॉलम में अगर x है तो रोज में कितने होंगे x + 5, राइट। देन आपको देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आपको वहाँ पे दिया है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज वो दिया है आपको इज 150, है ना। देयर आर 150 टोटल ट्रीज इन अ गार्डन, है ना। 150 दिया है आपको वहाँ पे। देन आपको कहा है फ्रेम द इक्वेशन। नाउ हम लिख लेंगे यहाँ पे बाय गिवन कंडीशन। तो कंडीशन तो आपको वहाँ पे दी ही नहीं है ना। सर आप बोल रहे थे कि सेकंड इक्वेशन में सेकंड वर्ड में कंडीशन दी गई, बट यहाँ पे तो कंडीशन दी ही नहीं गई है। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में आपका यही इस तरीके से होगा, है ना। मतलब आपको कंडीशन नहीं दी जाएगी, बट इनडायरेक्टली आपको कंडीशन दी है। देखिए इनडायरेक्टली मतलब कैसे, यहाँ पे आपको गार्डन दिया है ना। फॉर एग्जाम्पल ये आपका गार्डन है वो, जहाँ पे 150 ट्री है, तो मैं समझो कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे 30 ट्रीज है। तो ये होगी इनकी कॉलम्स 1 2 3 4, मतलब एक कॉलम में 4 ट्रीज है, और वैसे 5 ज़्यादा है बोले तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ये समझो 5 आपके नंबर ऑफ कॉलम्स है। और आपको अगर पूछा कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज अभी टोटल कितनी है, आप काउंट करते बैठोगे क्या, नहीं। ऑब्वियसली आप क्या करोगे कि समझो सबसे पहले कॉलम्स में कितनी ट्रीज है, तो कॉलम में कितनी दिख रही है, सर 4 है। फिर रोज देख लेते कितनी है, तो 1 2 3 4 5, सर यहाँ पे 5 रो है, तो हम क्या कर लेंगे, सीधा 4 × 5 कर लेंगे। सर नंबर ऑफ ट्रीज टोटल 20 है, ओके। वो 30 थोड़ा मिस्टेक से आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। तो नंबर ऑफ ट्रीज समझो यहाँ पे सर 20, तो आपने क्या किया, कॉलम को रो से मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिला, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो हम यहाँ पे भी सेम करेंगे, कॉलम को जो है वो रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएगा ना 150। तो इस तरीके से आपको ना कंडीशंस को फ्रेम करना है, इक्वेशन को फ्रेम करना है, अगर आपको अभी कंडीशन नहीं दी गई तो। ना देखिए x × x² x × 5 5x, और इस फर्स्ट प्लस 150 को मैं इधर लेके आता हूँ तो -150 = 0। अभी तो सिंपल इसका सम निकालना है जो कि 5 होगा, प्रोडक्ट होगा -150, और दोनों की फैक्टराइजेशन में आंसर अभी क्या आएगी, 150 और 10। सिंपल दिख ही रहा होगा आपको, सर 10 15 × 150, और साइन जो है ना -10 को लगेगा,
माइनस का साइन। क्यों लगा सर साइन 10 को? क्योंकि सम आपका चाहिए पॉजिटिव और सब ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए सम निगेटिव जो -10 को लगेगा। और यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर, सीधा डायरेक्ट भी आंसर आप लिख सकते हो दैट x इज इक्वल्स टू +10 है ना, इसका अपोजिट, और x इज इक्वल्स टू -15। ऑब्वियसली नंबर ऑफ ट्रीज निगेटिव में नहीं रह सकती, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम क्या होगा, सॉरी आपको नंबर ऑफ ट्रीज इन क्या बोला है, रो, बस उतना ही फाइंड आउट करने बोला है। चलिए x फाइंड आउट करने के बाद देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी 10, मतलब 10 कॉलम में 10, ऑब्वियसली रोज में कितनी होंगी 15, एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन रो बी 15, दैट्स इट। तो अगर आपको कंडीशन नहीं दी गई है तो कुछ इस तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल्स में तो आप अपने मन से नंबर्स को कंसिडर करके वहाँ पे कंडीशन बना सकते हो, वो कि बहुत ही इजी वो होगा, राइट। चलिए देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स। विवेक जो है वो किशोर से 5 साल बड़ा है। तो यहाँ से हमें कंडीशन मिल गई कि किशोर की एज क्या होगी, x। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि लेट द एज ऑफ किशोर बी x ईयर्स। समझो किशोर की जो x है एज है, सॉरी वो कितनी है, x ईयर्स की है। एंड विवेक की एज क्या होगी फिर, एंड द एज ऑफ विवेक इज, द एज ऑफ विवेक इज, तो जो विवेक की एज है वो क्या हो जाएगी, वो तो क्या है आपकी किशोर से 5 साल बड़ा है ना विवेक। देखिए विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स, कि जो किशोर है उससे विवेक क्या है 5 साल बड़ा है, तो उसकी एज क्या हो जाएगी x + 5 ईयर्स। नाउ देखिए आपको कहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ, तो बाय गिवन कंडीशन, आपको अब एक कंडीशन दी है बाय गिवन कंडीशन, ठीक है। क्या कहा है आपको, बाय गिवन कंडीशन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर सम इज 1/6। मतलब रेसिप्रोकल मतलब क्या, देखिए रेसिप्रोकल मतलब इसका इनवर्स, इसका उल्टा। तो x का उल्टा क्या हो सकता है 1/x, सो 1/x प्लस x + 5 का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है 1/x + 5। दोनों का जो रेसिप्रोकल है उनकी सम क्या है बोले 1/6, इस तरीके से। अभी हम सिंपली क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका x + 5 × 1, x + 5 प्लस x × 1, x अपॉन में x मल्टीप्लाई बाय x + 5 होगा इज इक्वल टू 1/6, राइट। अभी देखिए x + x विल बी 2x + 5 अपॉन x × x, x² + 5x इज इक्वल टू 1/6। अभी देखिए ये जो x² + 5x है वो क्या कहा जाएगा यहाँ से डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा। और ये जो 6 है ये डिनोमिनेटर में इधर क्या करेगा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, राइट। तो देखिए ये जो 6 है इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2x + 5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय, तो 1 किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही आने वाला है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सो 1 × x² + 5x, राइट। सो x जाएगा अंदर, तो x × 2 12x, x 6 × 5 दैट इज 30, और यहाँ पे होगा x² + 5x, राइट। अभी देखिए हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है ना उसको वो साइड लेके जाएंगे। अभी इसका रीज़न क्या है बोले, तो x² जो है ना वो मुझे पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। अभी x² पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव हुई तो क्या प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर वैल्यू नेगेटिव है ना तो वो नेगेटिव छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों, तो उसको क्या माइनस उतना लगा होता है वो छोड़ देते हैं। तो उससे अच्छा उसको छोड़ने से अच्छा उसको पॉजिटिव में ही रखो ना। हम क्या कर लेंगे, इस साइड को उधर लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे 12x + 30 0 रहेगा इज इक्वल टू x² + 5x। देखिए +12x उधर गया, -12x + 30 उधर गया, -30। अभी लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिख लूंगा, राइट हैंड साइड को वो साइड में। तो आंसर क्या आएगा आपका, x² 5x - 12x विल बी 7x - 30 इज इक्वल टू 0। अभी निकालूंगा सम और प्रोडक्ट, सम चाहिए मुझे -7, प्रोडक्ट चाहिए मुझे -30। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिनका सम -7 और प्रोडक्ट -30 होगा, तो देखिए वो होगा आपका 10 3 ओके। तो 10 3 30 और -10 + 3। नाउ अभी हम डायरेक्टली अगर आंसर लिखा है तो आपको बताया क्या करना है। तो अगर x का कोएफिशिएंट 1 है तभी आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x
इज इक्वल्स टू +10 बिकॉज माइनस का हम लिखते हैं अपोजिट डायरेक्टली, और x इज इक्वल्स टू -3 जो कि है +3 का अपोजिट डायरेक्टली, अगर कोएफिशिएंट x² का 1 रहा तो। नाउ देखिए आपको क्या बोला है, एज, तो एज निगेटिव में तो हो नहीं सकती है ना, जन्मने से वैसे कोक के पहले 3 साल पहले तक की उसकी एज गिन ली हमने, कम पॉसिबल ही नहीं है, वो पैदा ही नहीं हुआ, आया ही नहीं कुछ, तो माइनस में तो एज हो नहीं सकती, तो ऑब्वियसली उसकी एज क्या होगी 10 साल। आपको क्या कहा है वहाँ पे, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, सॉरी किशोर, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी 10 ईयर्स, ओके, एंड विवेक की क्या हो जाएगी, विवेक उससे 5 साल बड़ा है, एंड विवेक इज, यहाँ पे इज चाहिए, एंड विवेक इज 15 ईयर्स, राइट। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम्स रेसिप्रोकल वाले बेसिकली सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले देखते हैं बोला क्या क्वेश्चन में। सो सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकंड टेस्ट देन इन द फर्स्ट टेस्ट, मतलब सुयश ने जो ना सेकंड टेस्ट में ज़्यादा मार्क स्कोर किए फर्स्ट टेस्ट से, तो हम जो है फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स उसके कंसिडर करेंगे लेट सुयश स्कोर x मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट ने समझो उसने x मार्क स्कोर के एंड x + 10 मार्क्स इन सेकंड टेस्ट, ठीक है, और सेकंड टेस्ट में समझो उसने कितने स्कोर किए x + 10 मार्क्स, ठीक है ना, 10 मार्क्स मोर इन दी सेकंड टेस्ट। नाउ 5 टाइम्स दी स्कोर इन द सेकंड टेस्ट, तो बाय फर्स्ट कंडीशन, सॉरी बाय गिवन कंडीशन, जो आपको कंडीशन दी है उस हिसाब से क्या बोला है वहाँ पे, देखिए कंडीशन के हिसाब से हम अभी इक्वेशन बना रहे हैं। बाय गिवन कंडीशन 5 टाइम्स दी स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट, ठीक है, 5 टाइम्स दी स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट, 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाई करेगा सेकंड टेस्ट के स्कोर के साथ, 5 टाइम्स दी स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट इज सेम एज, ये इक्वल होगा किसके साथ, इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, मतलब जो भी फर्स्ट टेस्ट में उसको स्कोर मिला होगा उसके स्क्वायर के साथ 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट जो थे वो इक्वल होंगे, ओके। अभी हम सिंपली इसको फाइंड करेंगे, ठीक है, 5 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 5 × x 5x + 5 × 50 इज इक्वल टू x²। तो जैसे कि हमने इसके पहले के एग्जाम्पल में भी देखा था कि ये +5 और +50 को मैं उधर भेज देता हूँ बिकॉज x² मुझे माइनस नहीं चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x² - 5x - 50, देयरफॉर x² - 5x - 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक सम और प्रोडक्ट हमें चाहिए, सम क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे जो सम है मुझे चाहिए, सम होगी आपकी -5 और प्रोडक्ट होगा आपका -50, ओके। तो इजी एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा, 10 5 = 50 और माइनस में दूंगा 10 को, तो यहाँ पे आएगा x² - 10x - 5x, सॉरी +5x + 50 - 50 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, एल्स आप इस तरीके से फैक्टराइज करके भी आप आंसर इसका निकाल सकते हो। डायरेक्ट आंसर कर लिखा तो x की वैल्यू आ जाएगी सीधा 10 प्लस में और माइनस में 5। तो यहाँ पे क्या होगा, x ब्रैकेट के अंदर कॉमन निकलेगा तो x - 10 रहा ब्रैकेट के अंदर, +5 यहाँ पे भी आएगा x - 10, एक ब्रैकेट में आएगा x - 10, एक ब्रैकेट में आएगा x + 10 इज इक्वल टू 0। तो एक बार होगा x - 10 इज इक्वल टू 0 और एक बार होगा x + 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू होगा 10 और x इज इक्वल टू होगा -5। तो देखिए डायरेक्टली भी आप आंसर लिख सकते हो, जैसे कि मैंने कहा सिंपली आपको इस माइनस का साइन चेंज करना है प्लस में, तो आपका हो जाएगा आंसर x का और ये होगा आपका आंसर चेंज होके -5। सो आपको क्या कहा है वहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड ही स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में उसने स्कोर कितना किया, तो ऑब्वियसली सुयश स्कोर x मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, मतलब 10 मार्क के होंगे, देयरफॉर सुयश स्कोर्स 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट ने उसने कितने मार्क्स स्कोर किए, 10 मार्क स्कोर किए, ओके। लिखना हो क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, मिस्टर कासिम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट, मतलब एक मटका बनाने का काम वो एक करते हैं, ठीक है। मिस्टर कासिम जो है, ही मेक्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, मतलब एक रोज कुछ नंबर ऑफ पॉट्स वो बना रहे हैं। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट
ही मेक्स एक्स पॉट्स डेली। ठीक है, समझो वो डेली दिन का है ना, दिन का वो समझो एक्स पॉट जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, कुछ तो भी एक्स मतलब 10 20 की कुछ भी एक नंबर आप कंसिडर कर सकते हो, तो समझो एक्स नंबर्स का पॉट डेली बना रहे हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट, आपको देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट दी है वहाँ पे, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ईच पॉट की, मतलब हर पॉट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, मतलब एक पॉट को बनने का रुपया आपको वहाँ पे दिया है, कितनी उसकी कीमत होगी। प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 रुपीज़ मोर देन, देखिए 40 रुपीज़ मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट ही मेक्स पर डे। ठीक है, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ डे। सो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या होगी, 40 मोर, मोर मतलब क्या होगा आपका प्लस देन 10 टाइम्स द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसको थोड़ा अगर अच्छे से लिख लूँ, सो 10x प्लस 40 रुपीज़ का आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट। देन आपको कहा है इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, मतलब उसको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लग रहा है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब दिन में वो कितने भी मटके बनाना हो उसको रुपए जो है वो कितने रुपए लग रहे हैं, 600 रुपीज़ लग रहा है। देखिए वो दिन का एक्सपोर्ट बना रहा है, हर पॉट को बनाने के लिए उसको इतने रुपीज़ लग रहे हैं, और अगर वो एक्सपोर्ट दिन का बना रहा है तो टोटल जो खर्चा है उसका दिन का वो कितना बन रहा है, बोले 600। ठीक है, देन आपको कहा है वहाँ पे देन फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, मतलब एक कॉस्ट की पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और कितने पॉट वो दिन का बना रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। कंडीशन नाम से यहाँ पे कुछ नहीं दिया है आपको, अभी हमें इसी प्रॉब्लम से आपको कंडीशन बनानी है। ठीक है, मतलब आपको इक्वेशन यहाँ से बनाना है। देखिए एक कंडीशन लिख लेता हूँ मैं, मतलब यहाँ से आपको कंडीशन बनानी है। देखिए ध्यान से, एक्सपोर्ट्स वो डेली के बना रहा है, तो एक्सपोर्ट बनाने के लिए उसको लग रहा है इतने रुपए। मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि समझो वो दिन का 10 पॉट बना रहा है, 10 पॉट बनाने के लिए उसको लग रहे हैं 60 रुपीज़। ओके, लेट्स एक एग्जांपल कंसिडर कर लेता हूँ मैं कि दिन का वो 10 पॉट्स बना रहा है, और 10 पॉट बनाने को मतलब एक पॉट बनाने को उसको लग रहा है 60 रुपीज़। ठीक है, एक पॉट बनाने के लिए। तो अगर टोटल किया जाए मतलब एक पॉट का 60 है ना, एक पॉट का 60, तो 10 पॉट का कितना हो जाएगा, उसका 10 पॉट का होगा 600 पक्का। एक पॉट का अगर 60 है तो 10 पॉट का कितना हो जाएगा 600, इतना रुपए उसका दिन का खर्चा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉट्स को मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ पॉट्स है x, मल्टीप्लाई किया प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ 10x प्लस 40, और जो खर्चा है उसका लगने वाला वो कितना हो गया, बोले 600, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, राइट। ओके, देखिए अभी x जो है अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 10 इंटू एक्स 10x स्क्वायर प्लस 40x, देखिए प्लस 600 उधर बैठा है, उसको मैं लिख देता हूँ ये साइड में, तो माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। इफ़ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली तीनों को 10 से डिवाइड हो सकता है, तो 10 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो आंसर आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, ओके, इज इक्वल्स टू 0। अभी हम इसका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, तो सम चाहिए मुझे 4, प्रोडक्ट चाहिए मुझे माइनस 60। अभी देखिए दो नंबर्स ऐसे कौन से होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूँ तो आएगा वो 60, और सब्ट्रैक्शन करूँ तो और एडिशन करूँ तो आएगा 4। तो देखिए 10 4 6 जा 60, और 10 में से 6 गया तो 40 भी हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो, जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है वो क्या है 1। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा -10, और x इज इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस का अपोजिट +6। तो ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर ऑफ पॉट्स तो वो बना नहीं सकता है ना, मतलब तोड़ तोड़ के सब पॉसिबल ही नहीं है। तो नंबर ऑफ पॉट्स क्या हो गए, वो दिन का कितना पॉट बना रहे हैं 6 पॉट, और प्रोडक्शन कॉस्ट भी उसकी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ। प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल्स टू, देखिए 10x, तो x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 6 प्लस 40, दैट इज 60 प्लस 40, मतलब 100 रुपये उसको लग रहे एक पॉट बनाने के लिए। तो एक लास्ट आंसर में लिख लेता हूँ कि देयरफॉर ही मेक्स x pots daily and production cost is 100 रुपीज़। तो वो दिन का 6 पॉट बना रहा है, और एक पॉट बनाने के लिए उसको लग रहा है 100 रुपये, और ऐसा दिन में उसको लग रहा है 600 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको इस कंडीशन को बनाना है। यहाँ पे आपको कंडीशन दी नहीं थी, ओके,
तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आपको क्वाड्रेटिक में मिल जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से आपको इसे सॉल्व करना है। ना देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मतलब एक लेट से एक ढलान है यहाँ पे, ठीक है, प्रतीक जो है, ठीक है, इस तरीके से ढलान तो नहीं हो सकती, गिर जाएगा बेचारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ढलान है, यहाँ से बैठा है प्रतीक, ठीक है, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया बाय बोट, एंड वो फिर से नीचे से आके ऊपर तक अपने सेम स्पॉट पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा दिया गया है, तो प्रतीक टेक्स 8 hours, तो ये सब करने के लिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए और यहाँ से लेके फिर से ऊपर जाने के लिए उसको लग रहा है 8 hours, मतलब आपको वहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है। नाउ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो शांत पानी है उसमें बोट की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, एंड जो वाटर करंट है यहाँ पे जो दिख रहा है, इस वाटर करंट की स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट, ठीक है, वाटर करंट मतलब बहता पानी, बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो x किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, एंड द स्पीड ऑफ बोट, एंड द स्पीड ऑफ बोट, बोट की जो स्पीड है वो आपको क्या दी है, इस 12 किलोमीटर पर आवर। बोट जो 12 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ओके। देन अभी देखिए बोट नीचे आ रही है, तो हमें स्पीड फाइंड आउट करना पड़ेगी इन डाउनस्ट्रीम, ओके। सो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, मतलब जब बोट नीचे आ रही है तो उस बोट की स्पीड क्या रहेंगी वो आपको फाइंड आउट करना है, ओके। देखिए बोट की स्पीड आपको ऑलरेडी दी है 12 किलोमीटर पर आवर से, स्पीड बिल्कुल स्पीड से आ रही है 12 घंटे पर आवर की स्पीड से, प्लस ये जो वाटर दिख रहा है आपको वो भी उसकी हेल्प कर रहा है ना। मतलब डाउनस्ट्रीम में आने के लिए ये बोट तो आ ही रही है, प्लस ये वाटर की जो स्पीड है वो भी उसको हेल्प कर रही है। तो बोट की स्पीड आपकी 12 प्लस वाटर की स्पीड भी उसको हेल्प कर रही है 12, तो x किलोमीटर पर आवर की वाटर की स्पीड है, दोनों मिला के इतने किलोमीटर पर आवर की उसकी क्या हो जाएगी स्पीड। सो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या होगी 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी, ठीक है। देखिए अपस्ट्रीम मतलब अभी बोट जो ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। इस बोट को मैं नीचे से ऊपर चढ़ा लेता हूँ, सॉरी, इस बोट को जो मैं ऊपर से नीचे चढ़ा लेता हूँ, नीचे आ गया ये बोट वाला। भाई अब जहाँ से वो ऊपर जाएगा तो जो बोट की स्पीड है वो तो स्लो होगी ना, तो स्लो होने का कारण और एक भी है, ये जो वाटर करंट वो पानी बह रहा है वो भी इसको अपोज करेगा। बोट चल रही है 12 घंटे प्रति आवर की स्पीड से, उसको जो है ये वाटर की स्पीड वो कम कर रही है, तो ये जो बोट की स्पीड होगी ये क्या होगी इन दी डाउनस्ट्रीम, मतलब जो सॉरी अपस्ट्रीम मतलब जो ऊपर जाएगा, तो वाटर करंट की जो स्पीड है वो भी इसको क्या करेंगी अपोज करेंगी, इसलिए 12 माइनस x वहाँ पे होगा। तो ये तो हो गई डाउनस्ट्रीम की और अपस्ट्रीम की स्पीड। अभी आपको वहाँ पे दिया है कि 36 किलोमीटर वो नीचे आ रहा है और उतना ही वो ऊपर भी जा रहा है, मतलब डिस्टेंस आपको दिया है। देखिए यहाँ पे हम डिस्टेंस स्पीड टाइम का निकाले दी, ठीक है। डायग्राम का काम फिलहाल हो गया, बेचारा थक गया होगा बोट चला के। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस दिया है कि वो 36 किलोमीटर नीचे आ रहा है, उतना ही वो ऊपर भी जा रहा है, मतलब आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। नाउ स्पीड भी आपको दी है बोट की, तो आपको फाइंड आउट करना है टाइम, मतलब ऊपर जाने के लिए उसको कितना समय लग रहा है और नीचे आने के लिए कितना समय लग रहा है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे लेट द टाइम टेकन टू कवर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब 36 किलोमीटर ऊपर जाने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, ठीक है। सो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 36 और स्पीड अपस्ट्रीम की क्या है आपकी 12 माइनस x, तो इतना समय उसको ऊपर जाने के लिए लग रहा है। सिमिलरली टाइम टेकन टू कवर 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, क्योंकि उतना ही वो नीचे भी तो आ रहा है ना, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डिस्टेंस 36 और अपॉन भी स्पीड डाउनस्ट्रीम की क्या है 12 प्लस एक्स आर। नाउ बाय गिवन कंडीशन, जो आपको कंडीशन दी गई उस हिसाब से क्या हो जाएगा। देखिए वो नीचे और ऊपर 8 घंटे में जा रहा है, तो नीचे आने का समय क्या है उसका, सॉरी नीचे जाने का समय
समझो 36/12 प्लस इतना समय उसको नीचे आने को लग रहा है, प्लस 36/12 माइनस एक्स उतना समय उसको ऊपर जाने में लग रहा है। और ये सब करते हुए उसको कितना घंटा लग रहा है, तो वहाँ पे लग रहा है उसको 8 आवर्स। मतलब नीचे आने के लिए प्लस ऊपर जाने के लिए उसको कितना घंटा लग रहा है, 8 आवर्स। देयरफॉर 36/12 प्लस एक्स प्लस 36/12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। अभी इस कंडीशन को धीरे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंडीशन आई थी आपकी 36/12 प्लस एक्स प्लस 36/12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 36 तो कॉमन है भाई, तो कॉमन निकाल के यहाँ पे आ जाएगा 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स और इज इक्वल्स टू में 8। अभी ये 36 मल्टीप्लाई कर रहा है, अकेला बैठ के थक जाएगा तो उसको भेज देंगे हम 8 के पास। तो 8 को करेंगे वो डिवाइड, और यहाँ पे होगी आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पे होगा 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स, और अपॉन में अगर आप देख रहे होंगे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, आपका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल्स टू होगा 8/36, राइट। देखिए ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स विल गेट कैंसिल। 12 प्लस 12 होगा आपका 24, 12 का स्क्वायर 144 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 8/36 को डिवाइड करता है 4, तो 4 2 × 8, 4 9 × 36, राइट। इन दोनों को 4 डिवाइड करता है, सो 4 से जब मैंने इनको डिवाइड किया तो 4 2 × 8 और 4 9 होगा 36। अभी 9 जो इसको मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 144 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए 9 को अगर 24 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या होगा, अगर आप प्रॉपर देख पाएंगे 2 मल्टीप्लाई भी कर रहा है, इसको ही मैं इधर आके डिवाइड कर लेता हूँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन से आंसर बनाने की नीड नहीं रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा 24 मल्टीप्लाई बाय 9/2 इज इक्वल्स टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आएगा आपका 2 12 है ना, 2 1 2, 2 12 24 और 12 9 आपका होगा 108। यहाँ पे आएगा आपका 108 इज इक्वल्स टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सभी वैल्यूज को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 108 माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर 144 में से 108 गया, तो देखिए 14 माइनस 8 विल बी 6, कैरी 1, 4 माइनस 1 विल बी 36 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 36, और जब एक्स का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो आएगा प्लस और माइनस 6। और आपको भी पता है बोट की स्पीड कभी भी, और वाटर की स्पीड और स्पीड भी आप इन जनरल ले लो, कभी भी निगेटिव नहीं होती। देयरफॉर एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। देयरफॉर लिख लूँगा मैं, देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट बी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए that Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete a certain work। मतलब कुछ काम करने के लिए पिंटू को जो है निशु से 6 दिन ज्यादा लग रहे हैं। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि लेट द निशु takes x days to complete a work। तो वो काम करने के लिए निशु को समझो x days लग रहे हैं, एंड Pintu takes x plus 6 days and Pintu takes x plus 6 days to complete a work। तो वही काम करने के लिए पिंटू को जो है वो 6 दिन निशु से ज्यादा लग रहे हैं। ओके, देन हमें कहा है if they work together they finish the work in 4 days। ठीक है, so if they work together मतलब अगर साथ मिलके उन्होंने काम किया तो they finish work और complete a work, finish a work in 4 days। 4 दिन में वही काम वो मिलके क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। मतलब अगर कोई काम है, वो काम निशु जो वो x डेज में कंप्लीट करेगी, वही काम करने के लिए पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगेंगे। बट अगर दोनों मिल के काम वो करते हैं तो उनको 4 दिन लग जाएंगे वो काम करने के लिए। आपको क्या बोला, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट अ वर्क इफ दे वर्क अलोन। मतलब उन्होंने अकेले मिल के काम किया तो उनको वो काम करने के लिए कितना समय लगेगा, वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक यहाँ पे कंसेप्ट देख लेंगे, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन आपको दी नहीं है तो हम खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि सपोज निशु को जो है ना 5 डेज लग रहे हैं एक काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जब भी आपको कंडीशन नहीं आ रही होगी
तो जो वैल्यू आपने कंसिडर कर ली है उसको एज अ नंबर में कन्वर्ट कर लो, मतलब x की जगह पे मैंने 5 को जस्ट कंसिडर किया है। तो अगर 5 डेज लग रहे हैं तो देखिए वो कुछ काम जो है इतने दिनों में कंप्लीट करेगी ना, लेट्स से 6 दिन ले लेंगे, एक प्रॉपर एक फिगर बन गई है। तो एक काम करने के लिए देखिए 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में वो काम डिवाइड हो गया। तो इतने दिनों के बाद वो जो है काम फिनिश कर देंगी। तो अगर मैं उसके एक दिन का काम निकालूं कि वो एक दिन में कितने काम कर रही है, तो एक दिन का काम क्या होगा उसका 1/6 फ्रैक्शन में पढ़ोगे, 6 में से 1 है ना, 1/6 इतना दिन उसको लगेगा, मतलब ये एक दिन का काम हुआ। सिमिलरली निशु का कितना लगेगा, अगर वो x डेज काम कर रही है तो 1/x, राइट। अगर पिंटू कितना लगेगा 1/x + 6, बिकॉज एक दिन का उनका काम, और दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में काम फिनिश होता है, मतलब 1/4। देखिए सो देखिए टोटल वर्क डन बाय निशु, टोटल वर्क डन बाय निशु, निशु एक दिन में कंप्लीट करते हुए बी 1/x डेज, ठीक है। टोटल वर्क डन निशु इन 1 डे, टोटल वर्क बाय निशु इन 1 डे। तो एक दिन का उसका काम कितना होगा इन 1 डे, बी सपोज इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, तो एक दिन का उसका काम होगा बी 1/x, ठीक है। एंड सिमिलरली टोटल वर्क डन बाय पिंटू, ठीक है। पिंटू वही काम कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डे, उसका 1 डे का काम होगा भी 1/x + 6 = है ना, एक दिन का काम उसका 1/x होगा और इसका होगा 1/x + 6, जो हमने अभी कंडीशन ली फ्रैक्शन वाली उस हिसाब से। सिमिलरली टुगेदर वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे, मतलब दोनों का 1 डे का काम मिला के कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। इतने नाउ अभी अगर हम कंडीशन बनाए तो देखिए एक दिन का काम पिंटू का प्लस एक दिन का काम निशु का, दोनों का मिला के कितना बन रहा है, एक दिन का जो काम वो दोनों मिलके कर रहे हैं वही बनेगा ना, दैट इज 1/x + 1/x + 6 = क्या हो जाएगा 1/4। मतलब निशु एक दिन में इतना काम करती है प्लस पिंटू एक दिन में इतना काम करता है, तो दोनों मिला के एक दिन में इतना काम करेंगे ना, दैट इज 1/x + 1/x + 6 = 1/4 बाय गिवन कंडीशन, ठीक है। अभी बस इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 6 + x और अपॉन में x × x + 6 = 1/4, ओके। थोड़ा यही पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। नाउ x + x 2x + 6 और अपॉन में होगा आपका x² + 6x = 1/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 4 × 2x + 6 = x² + 6x। अभी 4 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 8x + 6 4 24 = x² + 6x। देखिए ये जितने भी यहाँ पे वैल्यू दी हुई है मैं उसको वो साइड में ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो आंसर क्या आएगा आपका x² + 6x। देखिए ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो -8x - 24 = हो जाएगा 0, तो यहाँ पे बचेगा x² - 2x - 24 = 0। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन जाएगा। सो यहाँ पे इक्वेशन बनना था x² - 2x - 24, तो यहाँ पे मैं सम निकाल लेता हूँ, सम मेरी रहेगी -2 और प्रोडक्ट मेरा रहेगा यहाँ पे -24। तो दोनों का अगर निकाल लो तो यहाँ पे देखिए 6 4 = 24 होता है, और अगर 6 में से मैं 4 को निकालूं तो -2 भी होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका x² - 6x + 4x - 24 = 0, राइट। तो यहाँ पे कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, फर्स्ट से कॉमन निकलेगा x, तो ब्रैकेट के अंदर बचा x - 6, यहाँ से कॉमन निकला 4, तो ब्रैकेट के अंदर फिर से बचेगा x - 6 = 0। एक बार होगा x - 6 और एक बार होगा x + 4 = 0, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक बार x = x - 6 = 0 होगा और एक बार होगा x + 4 = 0। तो -6 उधर गया तो +6 और +4 उधर गया तो -4। देयरफॉर दोनों को एक एक दिन का कितना काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दैट निशु, ठीक है, क्या क्या हो इफ दे वर्क अलोन, ठीक है, therefore निशु completes a work
इन 6 days, ठीक है। नीशु 6 days में वर्क को कंप्लीट करेगा एंड पिंटू कंप्लीट्स ए वर्क। तो देखिए नीशु से 6 दिन ज़्यादा ले रहा है वो, तो अगर ये 6 दिन ले रहा है तो कितना दिन लेगा वो, 12 days। सो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम करना पड़ेगा। आई वो आपको 1/x वाली कंडीशन समझ गई होगी कि ये एक दिन का उसका काम कितना होता है। वैसे हमने एक दिन का पिंटू का काम भी गिन लिया, दोनों को ऐड करके जो काम मिला वो क्या रहेगा 1/4। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बोला कि इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, मतलब 460 को अगर किसी नेचुरल नंबर ने डिवाइड किया, कोशेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, मतलब कोशेंट जो है वो 6 मोर देन 5 टाइम्स क्या होगा डिवाइजर, मतलब कोशेंट दिया है तो हम कंसीडर किसको करेंगे, डिवाइजर को, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि लेट द डिवाइजर बी x, तो अगर डिवाइजर x है आपका, ये डिविडेंड आपको ऑलरेडी वहाँ पे दिए ही, दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू 460 है ना। 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, तो 460 को डिवाइड कर रहे तो वो डिविडेंड होगा ऑब्वियसली। कोशेंट आपको क्या दिया है, देखिए कोशेंट इज इक्वल्स टू, कोशेंट आपको दिया है दैट कोशेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, मतलब 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, तो 6 से ज्यादा है और वो 5 टाइम्स क्या हो रहा है डिवाइजर का, तो ये होगा आपका कोशेंट। और जो रिमाइंडर है वो भी आपको दिया गया है एंड रिमाइंडर आपको दिया गया है, रिमाइंडर इज 1। ओके, सो इस तरीके से आपको देखिए डिवाइजर दिया है, डिविडेंड दिया है, कोशेंट दिया है और रिमाइंडर दिया है। वी नो दैट, हमें एक पैटर्न है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पता है आपको, वी नो दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस क्या होता है रिमाइंडर, राइट। बस इसी कंडीशन को हम यूज करके इक्वेशन निकालेंगे। तो डिविडेंड होता है 460 इज इक्वल्स टू डिवाइजर होता है आपका x मल्टीप्लाई बाय कोशेंट इज 5x प्लस 6 और प्लस रिमाइंडर इज 1। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे हम, आई होप आपको समझ गया। सिंपली मैंने वैल्यूज जो है वहाँ पे पुट कर ली है। यहाँ पे आएगा 460 इज इक्वल्स टू x इंटू 5x, 5x स्क्वायर प्लस x इंटू 6, 6x प्लस 1। ये प्लस 460 उधर भेजूंगा मैं, बिकॉज मुझे x स्क्वायर पॉजिटिव ही चाहिए, अगर निगेटिव लिया और आपने मिस कर दिया तो आप रॉन्ग कर क्या होंगे, दैट्स वाई उसको मैं पॉजिटिव ही रखूंगा। तो ये 0 इज इक्वल्स टू आएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460। थोड़ा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दैट 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 460 में से 1 गया तो बचा 459 इज इक्वल्स टू 0। अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर इसे आप फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको फैक्टर्स आ रहे हैं इसके तो फैक्टर मेथड से भी, मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको एक फ्रेश बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए वैल्यू a की, जो कि 5, b की वैल्यू है यहाँ पे 6 और c की वैल्यू है माइनस 459। ओके, सो सबसे पहले तो मैं डिस्क्रिमिनेंट माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इसी को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो b स्क्वायर मतलब होगा आपका 6 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 5 और मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है माइनस 459। सो 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस होता है आपका प्लस 4 5 20। ओके, 4 5 का आपका 20 और 20 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया, देखिए लास्ट में 0 तो ऐसे रह गई, 9 2 18 कैरी 1, 5 2 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 4 2 8 प्लस 1 9, मतलब 9180 ये आपका आएगा। देन इसकी अगर एडिशन कर दी तो आपका होगा आंसर 6 8 प्लस 1 11 2 9, मतलब 9216 ये होगा आपका आंसर। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। सिंपली मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे और इन दोनों का एडिशन कर लिया है, तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो मिल गई। नाउ बाय यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला है आपका माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में होगा वो ट्वाइस a, राइट। तो देखिए x इज इक्वल्स होगा आपका माइनस b, b की वैल्यू आपकी 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 9216 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू आपकी होगी 5। ओके, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 6 प्लस माइनस, देखिए रूट 9216 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो बनेगा आपका, देखिए शॉर्टकट मेथड में यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्विकली शॉर्ट में ही। 9216 दो ग्रुप में बताते हैं,
लास्ट में 4 है तो देखिए 4 4 16 होता है और 6 6 36, मतलब दोनों में से कोई भी नंबर लास्ट में हो सकता है। 81 का बिल्कुल नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो होता है आपका 81, और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। सो पहला नंबर आपको मिल चुका है जो कि आपका 9। फिर आपको चेक करना है दूसरा नंबर 6 है या 4 है, तो हम इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 9 10 का 90, और 90 से नंबर क्या है, बड़ा है, इसलिए हम 6 को जो है यूज करेंगे। यहाँ पे आएगा 96 और अपॉन में 5 2 10, राइट। एक बार हम x इज इक्वल टू लिखेंगे -6 प्लस 96 अपॉन में 10, और लिखेंगे x इज इक्वल टू -6 माइनस 96 और अपॉन में 10। सो ये x इज इक्वल टू होगा 90/10 दैट इज 9, और यहाँ पे आएगा आपका x इज इक्वल टू -102 और अपॉन में 10। तो ऑब्वियसली आपको जो डिवाइजर दिया है वो नेचुरल नंबर दिया है, देयरफॉर आपका जो डिवाइजर है वो फाइंड कोशेंट एंड डिवाइजर। देयरफॉर द डिवाइजर, सबसे पहले कोशेंट को हम फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर कोशेंट इज इक्वल टू, ये डिवाइजर नेचुरल नंबर कहा है इसलिए नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो डिवाइजर आपका होगा 9। कोशेंट आपको दिया है 5x, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 6, सो 9 5 is 45 plus 6 that is 51। Therefore the divisor is x, मतलब होगा आपका 9 एंड क्वोशेंट होगा आपका 51। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एक्टिविटी बेस्ड दिया हुआ है और ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ओके ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ध्यान दीजिएगा। दैट इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। जो आपका क्वाड्रिलेटरल दिया है एबीसीडी, ये क्या है आपका ट्रेपेजियम दिया है, एंड इन द ट्रेपेजियम, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज क्या है आपका ट्रेपेजियम। ओके तो इस ट्रेपेजियम में AB इज पैरेलल विद क्या है, CD है। जो AB है वो आपको CD के साथ क्या दिया है, पैरेलल। ऑब्वियसली ट्रेपेजियम वही होता है जिसकी वन अपोजिट पेयर क्या होती है, पैरेलल, एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस ट्रेपेजियम का आपको एरिया गिवन है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। मतलब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है जितने भी डायग्राम्स में साइड्स वगैरह, यहाँ से आपको पूरी साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है एंड फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन। मतलब एक्टिविटी ही आपको वहाँ पे सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है आपका हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दैट हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। नाउ लिख लेता हूँ मैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड आपकी कौन सी है, AB प्लस CD मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके है AR, राइट। एरिया ऑफ आपको ट्रेपेजियम कितना दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दिया है 33 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय AB देखिए आपको x प्लस CD आपको दिया है, जो CD है वो है 2x प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय AM की जो वैल्यू है वो है आपकी x माइनस 4। सिंपली यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी है, अभी इसे हम करेंगे सॉल्व, राइट। तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी ये 2 डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 33 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू x इंटू 2x 3x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर ही, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर आपका x माइनस 4 लोग भी अवेलेबल है। 33 इंटू 2 विल बी 66 इज इक्वल्स टू, देखिए ब्रैकेट टू ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो 3x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 प्लस 1 इंटू x माइनस 4। सो यहाँ पे 66 एज इट इज रहेगा 3x इंटू x 3x स्क्वायर माइनस 3 4 12 इंटू x प्लस x माइनस 4 आपका एज इट इज, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई कर रहा है और 1 बेचारा किसको भी मल्टीप्लाई करे वही आता है। इस 66 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4, तो ये प्लस 66 उधर गया तो माइनस 66। सो यहाँ पे होगा 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अभी इसे करेंगे फैक्टराइज। ओके तो सम और प्रोडक्ट हमें चाहिए होगी, तो सम चाहिए -11 और प्रोडक्ट आना चाहिए आपका, देखिए 3 7 21 दैट इज 210। और इसको अगर फैक्टराइज करो तो बहुत ही ईजी दिख रहा होगा आपको, 21 10 21 10 होता है 210 और 21 में से अगर मैं 10 को निकालूं तो मेरा आंसर आएगा -11। डायरेक्टली आप आंसर नहीं लिख सकते बिकॉज x का कोएफिशिएंट 3 मतलब अवेलेबल है, तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका कॉमन निकलेगा
3 और x ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 7, यहाँ से आपका कॉमन निकलेगा 7, फिर से ब्रैकेट के अंदर बचा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, राइट। एक ब्रैकेट में अंदर आएगा x माइनस 7, एक ब्रैकेट में अंदर आएगा 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे डायग्राम कर देते हैं। देखिए तो एक बार होगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और एक बार होगा 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस 7 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 7, और ये जब उधर जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 10 उधर गया तो माइनस 10, देन 3 मल्टीप्लाई करेगा, इधर आके होगा डिवाइड। तो आपको भी पता है किसी भी साइड की वैल्यू नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है ना, मतलब पॉइंट में आ सकती है बट नेगेटिव नहीं हो सकती। सो जो x है वो आपकी होगी साइड। अभी देखिए लेंथ ऑफ ऑल साइड आपको पूछा गया है। सो x की वैल्यू होगी आपकी 6, तो AB की वैल्यू क्या है आपकी, जो AB की वैल्यू आपने लिखी है वो है x, तो AB आपका x हो गया दैट इज 7। देन CD है आपका 2x मतलब 2 into 7 प्लस 1 दैट इज 15 है ना, 7 to the 14, 14 plus 1 15। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है AD। तो वहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे प्रॉपरली तो AD और जो BC है दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, दैट इज x माइनस 2। सो x है आपका 7 माइनस 2 है आपका, तो यहाँ पे आंसर रहेगा 5। सो AB की वैल्यू होगी आपकी 7, CD की जो वैल्यू है वो होगी आपकी 15, और AD और AC जो BC है उसकी वैल्यू होगी आपकी 5, कुछ इस तरीके से।